Today I'm going to speak something about cold calling. आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? या मैम कोल्ड कॉलिंग वेबसाइट पे मैम जितने भी कस्टमर हमारा इंटरेक्ट होता है, जिनकी भी डिटेल्स मिलती है, उन लोगों को कॉल करना, नॉट ए रैंडमली कॉल एनी पर्सन. So just calling only interested persons who are the interested in our course and update and services. नहीं, exactly you are not on the track. कोल्ड कॉलिंग है जब हमारे पास एक डेटा होता है और हम उसको कॉल करते हैं. कस्टमर ना तो कस्टमर हमें जानता है और ना ही हम कस्टमर को जानते हैं. जब एक सेल्स साइकिल स्टार्ट होती है तो ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे ये कस्टमर ना तो कभी हमारे किसी वेबसाइट पे आया है और ना ही कभी हमने उसको अपने कोड प्रोग्राम में बुलाया है. तो हमारे पास सिर्फ एक डेटा होता है, नेम एंड ईमेल. तो अगर हम ईमेल करके भेजते हैं ऐसे नए कस्टमर को जिसको हम नहीं जानते तो कोल्ड ईमेलिंग होता है. अगर हम कॉल करते हैं तो वो कोल्ड कॉलिंग होता है. और ये कोल्ड क्यों है? क्योंकि जो हम सेल्स साइकिल समझते हैं उसमें लीड की एक जर्नी होती है. वो लीड सबसे पहले कोल्ड होती है क्योंकि ना तो वो हमें जानती है, ना तो अभी पता भी नहीं होता है कि उस कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, तो बिल्कुल भी है ना. तो एक दूसरे को कोई जानता नहीं है लेकिन हमें कॉल करना होता है. क्यों कॉल करते हैं हम? क्योंकि हमें अपना बिजनेस को आगे रन करना है. गेटिंग? तो इसीलिए हम उनको कॉल करते हैं और हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि हम उनको सेल नहीं कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या हम उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं जो उनको चाहिए. वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. राइट? इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके इसमें पढ़ा रही हूँ तो सबको समझ में आ रहा है. राइट? Yes. Okay, good. So that is cold calling. Let me go to the next slide. So cold calling is the first telephonic call made to a prospective customer. Now what is a prospective customer? जिसको हम सोचते हैं कि इस कस्टमर को हम कॉल करेंगे तो हमारा वो प्रोडक्ट खरीदेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपना करियर असेसमेंट सेल करना है तो हम किसी स्कूल के स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते, हमें उनके पेरेंट को कॉल करना पड़ता है. तो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यहाँ पे पेरेंट है और हमारे पास अगर नेम और ईमेल होता है तो हम उस पर कॉल करते हैं और तब उनसे अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. इनफैक्ट अगर आपके पास कॉल्स आते होंगे तो आप खुद भी इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि जो बैंक में टेली कॉलर्स होते हैं, टेली सेल्स वाले होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, आपको कॉल करते हैं लोन लेने के लिए. ना तो उन्हें पता है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए और ना ही आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो. ऐसा भी हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए नहीं, उसे पता भी नहीं है लेकिन वो कॉल करते हैं. तो दिस इज अ कोल्ड चेन मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर वेयर द कस्टमर डज नॉट नो द seller and the seller also does not know about the customer. बस उसके पास एक डेटा होता है, वो कॉल करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए इन केस ऑफ कंज्यूमर डोर टू डोर सेलिंग, उसको हम डोर नॉकिंग बोलते हैं. हम दरवाजे पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे पास में 10 तरीके के बहुत सारे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं, आपको चाहिए क्या? मेरे पास ये सर्फ एक्सेल कंपनी का बहुत ही बढ़िया सा डिटर्जेंट आया है, आप इसको यूज करके देखिए. तो कुछ कस्टमर्स आपसे एनॉय भी हो सकते हैं कि भाई मुझे चाहिए नहीं, ये क्यों आया. कुछ कस्टमर्स हो सकते हैं अच्छा इसमें क्या ऐसा क्वालिटी है आप यहाँ लेकर आए हो मुझे सेल करने की. राइट? तो फिर आप कस्टमर को एक इंटरेस्ट और जगाते हो कि इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज हैं, आप एक बार यूज करके देखिए. कोल्ड कॉलिंग में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसे हमें हैंडल करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर को हम जानते नहीं, कस्टमर हमें जानता नहीं. प्रोडक्ट हम उनके पास लेके जाते हैं और हम अगर ये बोलेंगे कि आप बस खरीद लीजिए तो वो बहुत एनॉयड होते हैं. लेकिन अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनको दिखता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और हम वो चीज खरीदते हैं. तो इन एसेंस कोल्ड कॉलिंग क्या है? इट्स एन आर्ट ऑफ अप्रोचिंग समवन प्रोफेशनली. हम यहाँ पे किसी के साथ में जब हम कॉल करते हैं, दिस इज अ प्रोफेशनल कॉल एंड दिस इज ओपन बिकॉज
कोई यहाँ पे ऐसा लॉकिंग सिस्टम नहीं है. वी हैव अ डेटा एंड वी कीप कॉलिंग. सो दिस इज वेरी ओपन एंड इट इज फॉर अ सेंसिबल प्रपोजिशन, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सर्विस है और हमें कस्टमर के पास में देना है. तो इट्स अ प्रोफेशनल कॉल. इनफैक्ट यू नो, जो अपना आईफोन है, जब स्टीव जॉब्स स्टार्ट किया था तो उनको भी कोल्ड कॉलिंग करना पड़ा था, क्योंकि कोई अगर आपके ब्रांड को नहीं जानता है और जब आप कॉल करेंगे आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज समथिंग, दिस इज अ ब्रांड, दिस इज अ प्रोडक्ट, आप इसको ट्राई करके देखिए, आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा. राइट. समवन हैज Okay, so all great entrepreneurs and leaders possess this ability. स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, या जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास ये एक क्वालिटी है कोल्ड कॉलिंग करने की. क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है. राइट. So if you really want to be successful in this sales and marketing job, if you are applying somewhere or you are a part of a sales and marketing company and you have a goal of selling something or doing the marketing of a product, then you should be very much expert in doing the cold call. So अब आप मुझे ये बताइए कि does cold calling lead to success? चैट पे आप लोग यस यस लिख सकते हैं या एटलीस्ट वाई वाई लिख सकते हैं कि कोल्ड कॉलिंग से सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है. लेट मी चेक. यस मैम. लोगों ने यस लिखा है. हाँ, साहिल ने लिखा है. और बाकी लोग, अजय कुमार जी ने भी लिखा है, आयुष ने भी लिखा है. समटाइम्स हाँ, क्योंकि मेजर टाइम में अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो फिर आपका कॉल भी नहीं उठाते. बट यस, कोल्ड कॉलिंग डेफिनेटली लीड्स टू सक्सेस. बट मैं 100 वैसे 2% है. हाँ, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सेल्स साइकिल. हाँ, 100% बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलता. सत्यमराज जी, आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन सक्सेस मिलता है. अगर सक्सेस नहीं मिलता तो जैसा मैंने आपको बताया, स्टीव जॉब्स ने आईफोन कंपनी लॉन्च की. आज मेजर प्रीमियम लोगों के पास में आप आईफोन इस टीम आज की मीटिंग में भी आईफोन फोन से किसी ने ज्वाइन किया है जिनका नाम आईफोन ही दिखा रहा है मुझे. तो ये कहाँ से आया? जब स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया तभी तो कोल्ड कॉलिंग से स्टार्ट हुआ. उन्हें जाना पड़ा था डिफरेंट कंपनीज में जाके कि भाई मेरे पास एक कंप्यूटर है और बहुत ही ये सारे बेनिफिट एंड फीचर्स है, आप मेरा कंप्यूटर ले लो. अगर वो नहीं बोलते तो किसी को कैसे पता चलता? तो बोलने के लिए कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती है. कोल्ड कॉलिंग फेस टू फेस भी हो सकती है और कोल्ड कॉलिंग हम टेलीफोन पे भी करते हैं. कोल्ड कॉलिंग फेस टू फेस कैसे होती है? जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो पेपर्स लेके आते हैं कि ये आप कूपन ले लीजिए, ये आपका क्रेडिट कार्ड का है, हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है. तो वो फेस टू फेस कोल्ड कॉलिंग है, क्योंकि वो जो एजेंट है जो वहां पे, वो हमें नहीं जान रहा होता, लेकिन हमें वो पिच करता है. Okay. So cold calling enables success chiefly because cold calling is strongly focused on initiative and actions. अब initiative क्या होता है? हमें कुछ करना है, हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करना है. That is the initiation. अगर हम इनिशिएशन सिर्फ सोच के रह जाएंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो वो जो प्रोडक्ट हमारे पास सेल करने के लिए किसी भी कंपनी ने दिया है वो कभी सेल होगा ही नहीं. That is why cold calling is very focused approach. मुझे पता है कि मुझे किसी करियर असेसमेंट को अगर सेल करना है तो मैं पेरेंट को कॉल करूं, पहले तो ये समझूं कि वो करियर के बारे में क्या समझते हैं, अपने बच्चे के लिए करियर के लिए क्या सोच सकते हैं, क्या उनके पास सही गाइडेंस मिल रहा है. अगर गाइडेंस मिल रहा है तो किसी सर्टिफाइड पर्सन से मिल रहा है कि नहीं. व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट सर्टिफाइड? बिकॉज करियर काउंसलिंग इज समथिंग, अगर आप किसी लेमैन पर्सन से करियर काउंसलिंग लेंगे वो आपको सही नहीं बताएंगे आपकी जर्नी. लेकिन अगर कोई सर्टिफाइड करियर काउंसलर है, उन्हें बहुत नॉलेज होता है. अगर किसी के बच्चे को अब्रॉड जाना है और सिर्फ रिलेटिव ने बता दिया उससे चले गए तो कभी कभी वहां जाके भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल होता है. लेकिन अगर किसी सर्टिफाइड काउंसलर से गाइडेंस मिलता है, सब हमें जर्नी मिल जाती है कि मुझे अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जर्मनी जाना है तो मुझे जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए,
ऐसा कौन सा स्कॉलरशिप है जिसको मैं अप्लाई करूं जिसमें अगर मैं जर्मनी जाऊं तो मेरे पैसे भी ना लगे। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं पता चलती, जब हम किसी करियर काउंसलर से गाइडेंस लेते हैं तभी हमें पता चलती, राइट। सो दैट इज व्हाई कस्टमर का प्रॉब्लम समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग अ कोल्ड कॉल। So now let us understand the power of cold calling. अगर हम नेगेटिव तरीके से लेंगे कि हमेशा हम कॉल करते हैं और कस्टमर तो उठाता ही नहीं है, या कस्टमर मेरे से बात नहीं करता, हमेशा रिजेक्ट कर देता है, तो इन दैट वे यू विल बी रियली फीलिंग स्ट्रेसफुल एंड लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल हैपन। सो कोल्ड कॉलिंग को अगर हम पॉजिटिव अप्रोच से लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। सो अगर आप कह रहे हो कि 2% सक्सेस आता है, तो 2% सक्सेस आता है। If you think in that way कि we get 2% success, right? But if you think कि सिर्फ 2% सक्सेस आता है तो हमें क्यों करना है? अगर आप अपनी नया प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर 2% भी सक्सेस अगर आपको मिल रहा है, that is very good. अगर आपका कंपनी थोड़ा पुराना हो गया हो, आपका प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पुराना हो गया हो, तब तो आप सोच सकते हो कि कोल्ड कॉलिंग से काम नहीं चल रहा है, मुझे कुछ और भी ऐड कैंपेन्स करने पड़ेंगे, मुझे और भी B2B B2C में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई स्टार्टिंग प्रोडक्ट है तो कोल्ड कॉलिंग इज द बेस्ट अप्रोच। ओके, नेक्स्ट, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली और क्रिएटिवली सोचते हैं उस बारे में कि कोल्ड कॉलिंग से हमारा प्रोडक्ट सेल हो पा रहा है, जो कस्टमर हमारे ब्रांड के बारे में नहीं जानता था, आज वो हमारा खरीद रहा है, और कभी कभी वही कस्टमर हमारा अपसेलिंग कस्टमर बन जाता है। अपसेलिंग का मतलब क्या हुआ, आज उसने एक हमारा प्रोडक्ट खरीदा और 2-3 दिन बाद उसे लगा कि नहीं, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट में हम शुरू में 1 या 2 ही चीजें खरीदते थे, लेकिन हमें वो चीज इतनी अच्छी लगी कि अगर हमें कुछ ऑनलाइन मंगाना है तो हम फ्लिपकार्ट अमेजन पे ही जाते हैं, और उसमें से भी हम चूज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट पे मोबाइल का एक्सचेंज अच्छा नहीं मिल रहा है, अमेजन पे बहुत अच्छा एक्सचेंज मिलता है, तो वो क्वालिटी एंड फीचर्स है जिसपे डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, राइट। तो इसीलिए पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, वेयर यू विल नॉट फील ऑलवेज ऑब्जेक्शनेटेड दैट मेरा तो कोई ले ही नहीं रहा। सो डू यू वांट टू बी दैट ह्यूमन इक्विवेलेंट टू द जंक मेल? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हम जंक मेल में वही मेल देखते हैं जिसमें हम सामने वाले को जान नहीं रहे होते। लेकिन हमारा सक्सेस तभी डिपेंड करता है जब हम कॉन्स्टेंटली अपने कोल्ड कॉलिंग के अप्रोच पे काम कर रहे होते हैं और कस्टमर को अपना सेलिंग कर पाते हैं। तो द नंबर 1 कोल्ड कॉलिंग टिप इज टू आस्क द राइट क्वेश्चन। अगर हम फोन करते हैं और घबराहट में कुछ भी गलत क्वेश्चन पूछ देते हैं तो कस्टमर पहले ही फोन काट देता है। तो ये आपको खुद ही एक स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि मेरे कौन से कॉल के किस क्वेश्चन पे कस्टमर ने बोला कि हाँ मुझे समझना है कि करियर असेसमेंट क्या है, हाँ मुझे समझना है कि आपका ये क्या प्रोडक्ट है। तो वो जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉल में इनिशियल जो 15 सेकेंड्स है उसमें अगर आपने कस्टमर को बांध लिया का मतलब है कि उतने देर तक सस्टेन कर लिया तो डेफिनेटली वो आगे आप सुनना चाहेगा। लेकिन अगर इनिशियल 15 सेकेंड्स में ही आपने ऐसा इंप्रेशन दिया कि ये तो ऐसे जंक कॉलर है, बस रोज कॉल करता रहता है, तो आगे बात ही नहीं है। तो कोल्ड कॉलिंग टेक्निक से कुछ अगर आप उसको यूज करेंगे, यू विल बी फीलिंग रियली गुड। एंड वी सी सम मैसेजेस देयर। यस, सो मिस्टर अजय कुमार जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कॉल सेंटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड गिव सर्विस ऑफ कोल्ड कॉलिंग टू कंपनीज, क्योंकि अगर कॉल सेंटर्स नहीं होते तो कंपनीज रन ही नहीं कर पाती, क्योंकि दैट इज द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अभी आपके एयरटेल फोन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे एयरटेल कस्टमर केयर में कॉल करते हैं। अगर वहां पे कोई हो ही नहीं तो आपका तो कोई उठाएगा ही नहीं फोन, राइट। वो जो कस्टमर केयर में बैठा है वो तो मुझे नहीं जानता, लेकिन मेरी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करता है। यस मैम। So this is the approach that is really right for running the sales cycle. अगर ये नहीं हो, अगर मुझे कस्टमर सर्विस में मिल ही ना पाए हेल्प, तो फिर मैं तो एयरटेल का रिसीव कार्ड लूंगी नहीं, मैं फोन रखूंगी नहीं, है ना। तो इसीलिए कोल्ड कॉलिंग इज अ रियली गुड। अगर आपके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन है कि नहीं कोल्ड कॉलिंग
तो मैं करता हूँ और कस्टमर अनॉयड होकर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं है. यू हैव टू वर्क ऑन द टेक्निक्स. तो नंबर 1 इज प्रिपरेशन, नंबर 2 इज इंट्रोडक्शन. प्रिपरेशन ये है कि आप प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानिए, क्या बताना है, क्या प्रोडक्ट है और हमारा कस्टमर, हमारा ऑडियंस कौन है, ये सब कुछ समझना है. बिना कस्टमर टारगेट ऑडियंस को समझे, बिना प्रोडक्ट को समझे अगर आप सिर्फ फोन उठा के कॉल कर दिए तो आगे आप हेलो के आगे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे. आपको खुद ही नहीं पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और कस्टमर को हम कॉल किए तो हमें देना क्या है, राइट. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. आप अपने आप को कैसे इंट्रोडक्शन दे पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, राइट. इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. देन थर्ड इज द क्वेश्चनिंग, फोर्थ इज ऑब्जेक्टिविटी, देन लिसन एंड इंटरप्रेट, इन्फॉर्म एंड एजुकेट, इन्वॉल्व एंड कोऑर्डिनेट, कीप इन टच. तो ये 8 टेक्निक्स है जिससे कोल्ड कॉलिंग बहुत ही इफेक्टिवली किया जा सकता है. और डे बाय डे थ्रू प्रैक्टिस आप ऐसे लेवल पे होंगे कि वो जो 2% है वो आपका शायद 10% पहुंच जाए. So here are some metrics about cold calling, and the metric says that 69% of buyers have accepted cold calls from new providers. अब आप 100 में से देखो कि 69 कस्टमर्स हैं जिन्होंने कोल्ड कॉल आया उनके पास और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया. उसमें से 57% C-level buyers prefer to be contacted via phone. मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा मैं ईमेल तो चेक ही नहीं कर पाता हूँ, तो अगर उनके पास फोन कॉल आता है तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि मेरे पास फोन आया और मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता चला. अभी रिसेंटली मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. जैसे हमारा जो हेल्थ पॉलिसी है, सबके पास होता है हेल्थ पॉलिसी, और हम एक बार किसी का हेल्थ पॉलिसी लेते हैं या तो हमें उसके सारे बेनिफिट्स अच्छे मिलते रहते हैं तो हम कंटिन्यू करते रहते हैं. लेकिन अगर कहीं एक कॉल आया मेरे पास में, जैसे नीवा बूपा का मैं यूज कर रही थी और रिसेंटली मेरे पास SGSC अर्गो का कॉल आया कि मैं आपको सेम प्राइस में इससे भी अच्छा बेनिफिट दे सकता हूँ, लेकिन आपको नीवा बूपा से स्विच ओवर करके हमारा SGSC अर्गो लेना होगा. तो अब बताओ कि अगर फोन नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलेगा. मैं तो ज्यादा पैसे देकर कम बेनिफिट ले रही होती नीवा बूपा के हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन SGSC अर्गो का कस्टमर का कॉल आया मेरे पास में और मैंने देखा कि उसी सेम पैसे में मेरे पास डबल बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर मैंने स्विच ओवर कर लिया. तो दैट इज बाय मेजरली कोल्ड कॉलिंग आता है तो उठाना भी चाहिए. कई बार हमें ऑफरिंग्स ऐसे नहीं पता चलती है, लेकिन जब कस्टमर केयर से कॉल आता है तो हमें ऑफरिंग्स के बारे में पता चलती है. और 6 hours, top sellers spend an average of 6 hours per week researching their prospects. 8 calls on an average, it takes 8 cold calls to reach a prospect. मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहला कॉल किया और बिल्कुल कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 8 कॉल्स के बाद जो 9th कॉल है ना, वो पक्का आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका कस्टमर है जो आपका बाय करेगा. Once you are talking to the decision maker, अब यहाँ पे ना ये डिसीजन मेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करियर असेसमेंट का एग्जाम्पल ले रही थी, अगर आपने कॉल किया और उस घर में बच्चे ने फोन उठाया, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, he is not the decision maker और she is not the decision maker. उसका जो पेरेंट है, स्पेशली जो फादर है, वो एक डिसीजन मेकर होता है मेजरली इंडियन फैमिलीज में, और वो अगर फोन उठाता है तो आप एक डिसीजन मेकर से बात कर रहे होते हो, राइट. सो डिसीजन मेकर तक हम पहुंच पाए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. 55:45. This is the success. Cold calls often have 55:45 talk to listen ratio. मतलब ये कि हम 100 में से अगर इस रेशियो को देखेंगे तो हम जो बोल रहे होते हैं और सामने वाला जो सुन रहा होता है, उसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है. कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है कि आप कॉल करें और आपकी बात बन जाए. So now Wednesday is the best day of the call to make a cold call. अगर आप सोचेंगे ना कि मैं मंडे मॉर्निंग कॉल कर लूं और मेरा फोन उठा ले, मंडे इज वेरी हेक्टिक फॉर एनी पर्सन जो भी जॉब में है, जो बिजनेस चला रहे हैं. आप मंडे सुबह सुबह कॉल कर दो, वो पहले ही बोल देगा अरे क्यों फोन कर दिया मुझे, अब वैसे ही कॉल कट कर देगा. ट्यूसडे फिर वर्क फ्लो थोड़ा कम हो जाता है. अब आज ही अपना वेडनेसडे है, वेडनेसडे को फिर थोड़ा बैलेंस रहता है, तो कोई भी अननोन कस्टमर आपका फोन उठाता है. तो वेडनेसडे इज द बेस्ट डे ऑफ द वीक टू मेक अ कोल्ड कॉल एंड द बेस्ट टाइम टू कॉल, क्योंकि आपको समय भी देखना है. अगर आपने किसी को रात के 12 बजे कॉल कर दिया तो कभी नहीं उठाएगा.
आपने किसी के ऑफिस टाइमिंग में फोन कर दिया, वो नहीं उठाएगा। लेकिन ये जो इवनिंग स्लॉट है 4 to 5, अगर कोई अपने ऑफिस से वापस आ रहा है, ड्राइव कर रहा है, कभी कभी उठा लेता है। कभी कभी बार ऐसा होता है कि इस स्लॉट में पर्सन अपने घर में भी होता है, राइट। तो 4 to 6 का एक्चुअली टाइम होता है। 4 to 8 भी मैं बता सकती हूँ। इस टाइम पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे तो वो आपका डेफिनेटली सुनेगा और खरीदेगा। और फ्राइडे इज द वर्स्ट टाइम, इसलिए क्योंकि फ्राइडे के बाद वीकेंड आता है, तो फ्राइडे को एनर्जी रहती है सबके पास में कि बस छुट्टी मिल जाए ऑफिस से, छुट्टी मिल जाए मेरे काम से। तो अगर कोई फोन आता है तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत मैटर करता है। और धीरे धीरे ना आपको अपने कस्टमर्स पे खुद ही आइडिया लग जाएगा जब आप कॉल्स करेंगे कि कौन से दिन में मेजरली लोग फोन उठा रहे हैं और मेरी बात बन पा रही है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था जो कोल्ड कॉलिंग की टेक्निक्स है, उसमें पहला नंबर था प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे कोल्ड कॉलिंग के बारे में, हम बिल्कुल पॉजिटिव सोचेंगे। अगर 2% सक्सेस भी मिल रहा है तो 2% सक्सेस मिल रहा है। एंड देन वी हैव टू स्टार्ट कोल्ड कॉलिंग आफ्टर मेकिंग आवरसेल्फ वेरी पॉजिटिव अबाउट द कोल्ड कॉलिंग। तो मेंटल अप्रोच आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। And understanding of your offering or proposition in relation to your prospects and their situation। मतलब ये कि जो हम सेल कर रहे हैं वो सामने वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, उसके पास इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर होगा तो पक्का वो ध्यान देगा। जैसे मैंने बताया कि नीवा भोपाल से मैंने रिसेंटली SGST अर्गो में शिफ्ट किया, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा पैसे में कम बेनिफिट मिल रहे थे, यहाँ पे उसी सेम पैसे में मुझे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और ये तब होता है जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली स्टार्ट करना चाहिए, और एंड यू हैव टू फील योरसेल्फ एम्पावर्ड। एम्पावर का मतलब ये कि खुद से खुद को पॉजिटिव अप्रोच देना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आज मैंने 10 कॉल किए और एट द एंड ऑफ द डे कोई कस्टमर मेरा नहीं खरीद रहा है तो मुझे बहुत नेगेटिव फील करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आज का जो अप्रोच था उसको चेंज करना है, आज का जो प्लान ऑफ एक्शन था उसको नेक्स्ट डे चेंज करना है। और धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाता है कि विच इज द बेस्ट कॉन्वर्सेशन, विच इज द बेस्ट अप्रोच, विच इज द बेस्ट टाइमिंग, विच इज द बेस्ट डे, और फिर आप उसको करने लगते। नेक्स्ट इज योर वर्किंग एनवायरमेंट चेंज टू बी अ पॉजिटिव एरिया। ठीक है, सो आपका जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो आपके पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए बिल्कुल ही सुटेबल होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी एरिया में हैं जहाँ बहुत शोर शराबा है और तब आप कॉल कर रहे हैं, तो ना तो आप कस्टमर को ठीक से बता पाएंगे और ना ही जो कस्टमर आपसे कुछ कह रहा है वो आप उसको सुन पाएंगे। तो वो पूरा टाइम एंड डे सारा वेस्ट हो जाएगा। तो व्हेन यू आर डूइंग द कोल्ड कॉलिंग, ट्राई टू हैव अ प्लेस और स्पेस जहाँ पे आप बहुत ही मतलब साइलेंट एनवायरनमेंट में हैं और आप इफेक्टिवली कोल्ड कॉलिंग कर पाए। और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल में नहीं लाना है कि आज बिल्कुल भी कोई कॉल कन्वर्ट नहीं हुई, आज नहीं हुई तो कल होगी। आज के अप्रोच साइकिल गड़बड़ थे हमारे, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट को कोई ले नहीं पाया, हमारी इससे बात नहीं हो पाई। तो यू हैव टू अवॉइड दोज बिहेवियर्स जहाँ पे आपको स्ट्रेसफुल सा फील हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने पर्सनल गोल को फिर से ध्यान देते हैं कि मेरा गोल क्या है, मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, कितने दिन में करना है, मुझे इस वीक एंड तक करना है, मेरे पास टाइम है अभी। तो अपने गोल्स पर ध्यान देना है, इस चीज पे नहीं कि हम स्ट्रेस होते जाए। आपको खुद को विजुअलाइज करना है कि ये जो सेल्स साइकिल है ये इसका 0 लेवल है, इज द इनिशियल लेवल ऑफ द सेल्स साइकिल। अगर आपको आगे जाके सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर और बहुत ही आगे आगे बड़े बड़े पोस्ट पे जाना है, उस चीज को विजुअलाइज करो एंड देन स्टार्ट योर कॉलिंग। बिकॉज आप अगर खुद को ही नीचा सोचेंगे तो आपको हमेशा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट खुद में ही दिखेगा। लेकिन आप खुद को अब विजुअलाइज करेंगे कि मुझे एक्चुअली में उस जगह पहुंचना है जहां पे मैं बहुत बड़ा सेल्स मैनेजर हूं, तो आप पॉजिटिव फील करेंगे और आप फिर स्टार्ट कर पाएंगे। तो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग एंड वर्डिंग ऑफ योर ऑफरिंग ऑफ प्रपोजिशन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिस भी प्रोडक्ट की आप सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को उसके बारे में बता पाएंगे।
यू मस्ट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस एक्सट्रीमली वेल। ये इसलिए बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि कस्टमर को पता है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको क्या चाहिए? आपके पास वो चीज है जो उसको चाहिए? ये जानने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट, जिसको भी आप सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका एक्सपर्ट बनना होता है। एक एक चीज पता होना चाहिए कि कस्टमर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, अभी करियर असेसमेंट आप सेल कर दो और अगर वो पूछ दे कि यहाँ पे करियर गाइडेंस होता है क्या, मुझे मेरे बच्चे के लिए करियर काउंसलिंग के सेशन मिलेंगे क्या, अब आपको पता ही नहीं है। आप तो बोलोगे अच्छा मैं अपने टीम मैनेजर से पूछ के बताऊँ, तो वो तो कस्टमर पहले ही चला गया। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पे असेसमेंट होगा, यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस भी होगी, अगर किसी को बाहर जाना है तो स्टडी अब्रॉड के ऑप्शन भी बताए जाएंगे, डेफिनेटली वो कस्टमर सुनेगा कि हाँ इसके पास नॉलेज है, तो वो दोबारा बात करना चाहेगा आपको। करियर असेसमेंट के बाद में भी आपको खुद ही कॉन्टेक्ट करेगा। वैसे तो आपको करना चाहिए कि क्या आपके बच्चे ने असेसमेंट ले लिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग हुई। तो इसीलिए वो रैपो तब बनता है जब आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कुछ पता हो। So what you have to remember that आपका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको पता है कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए उनसे बात करने के टाइम में, तो आप कभी भी कोल्ड कॉल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको समझना है कि उस कस्टमर को एक्चुअली में क्या चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कस्टमर नोज कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और ये तभी पता चलेगा जब आप कॉन्वर्सेशन बहुत ही इफेक्टिवली करें। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय रिफाइनिंग सेवरल डिफरेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। आप जो इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं ना, कम से कम 10 सेंटेंस होने चाहिए आपके पास में, और उसको खूब प्रैक्टिस करना होगा आपको, जिससे कि आप उनको बोल पाएंगे और आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा वाला इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट मेरा वर्क कर रहा है। कई बार अगर आप बोल दो, जैसे राहुल है, हेलो आई एम राहुल, अब आगे भूल गए कि मैं कहाँ से हूँ, मतलब मैं कौन से कंपनी में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। हेलो आई एम राहुल फ्रॉम हैप्टन एजुकेशन, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस है। हेलो आई एम राहुल, अब आप सोच रहे हैं आगे बोलना क्या है, तो अपना इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट शुड बी रेडी, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। Hello, I'm Rahul calling from Habden Education, and can I have some few minutes so that I can tell you about career assessment that is really important for your child. तो वो चीज आप करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मोस्ट सेल्स पीपल इसमें फेल कर जाते हैं क्योंकि वो अपना इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट पे वर्क ही नहीं करते, वो वही अटक जाते हैं हेलो आई एम राहुल। ठीक है, so you have to be very clear and concise about who you are. आप कौन है, किस पर्पस के लिए आपने कॉल किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने नर्वस होते हैं कि कस्टमर सुन भी रहा है और वो समझना भी चाहता है, लेकिन आपको अपना पर्पस ही नहीं पता है। आपने हेलो हाई करके आप भूल गए मुझे मैंने कॉल क्यों किया है। So you have to be very careful, very clear about what you are going to speak in that first 15 seconds. आपने किस लिए कॉल किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आप जब वहां पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां पे प्रोबिंग अप्रोच होता है। प्रोबिंग कहा जाता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, वी ट्राई टू प्रोब दैट कस्टमर की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये क्वेश्चनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट आफ्टर द प्रिपरेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो आपके पास कुछ सैंपल्स होंगे और कुछ आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो कि मैं ऐसा क्या क्वेश्चन पूछूं जिससे कि कस्टमर आगे आंसर देने के लिए बिल्कुल इच्छुक हो। ठीक है, तो जो जिन लोगों ने वो मेरे शाइन प्रोजेक्ट्स वाले में रेफरल कोड से साइन अप कर लिया होगा और जिनको समझ में आ गया होगा कि वो करियर असेसमेंट क्या है, करियर गाइडेंस क्या है, उसमें आपके FAQ पेज में सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए और कल इवनिंग तक में मैं आपको शाइन प्रोजेक्ट्स के लिए कॉलिंग करने के लिए यूज करूंगी। एंड देन बी परफेक्ट अबाउट कोल्ड कॉल। पहले एक चीज में एक्सपर्टाइज बन जाइए और देन स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। दिस इज फॉर ऑल द ओल्ड स्टूडेंट्स जो मेरे पिछले सेशन में आए थे। ऑब्जेक्टिविटी, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? हम किस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं, ये सारा पता होना चाहिए।
आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी तो कस्टमर को आप बता पाएंगे, आप उसको एडवाइस कर पाएंगे। जैसे मुझे उसने किया कि नीवा बुपा का आप ये दे रहे हो, आपके पास उसमें ये चीज ये फैसिलिटी मिल रही है क्या आप लाइफ लॉन्ग उसको इतना दिन तक यूज कर पा रहे हो? तो मैंने बोला नहीं। तो बोला कि मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ये हमारे HDFC एर्गो में बहुत ही अच्छा अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो मेडिकल हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका वहाँ पे क्लेम करने में वहाँ पे भी कम पैसे लगेंगे। तो जब उसने मुझे बताया तब मुझे पता चला। अगर उस बंदे को ही नहीं पता होता कि क्या डिफरेंशिएशन फैक्टर है, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, तो वो सेल ही नहीं कर पाता मुझे। मैं तो उसको बोल देती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नीवा बुपा चल रहा है, मैं वही रख ठीक है। लिसन एंड इंटरप्रेट, आप कस्टमर को सुनिए और समझिए कि वो क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, करियर असेसमेंट के बारे में उसको कुछ पता है कि नहीं। अगर उसको कोई नॉलेज नहीं है कि करियर असेसमेंट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसमें कोई साइंस और मैथ के क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम बच्चे का साइकोमेट्रिक एनालिसिस उसमें कर पाते हैं, बच्चे को पता चल पाता है कि उसका किस स्किल में, किस इंटरेस्ट में, किस वैल्यूज में वो कॉन्फिडेंट है। और तब हमारे करियर काउंसलर उनको रिपोर्ट से बताते हैं कि किस करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर सूटेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, जिसका ये स्किल है, जिसका ये इंटरेस्ट है। अगर मान लो किसी को इंजीनियर बनना है, पेरेंट पुश कर रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, राइट? तो वो पेरेंट के प्रेशर में 11th-12th में बायोलॉजी का स्ट्रीम लेता है और नीट का प्रिपेयर करता है, वो लगा हुआ है, लेकिन उससे होगा ही नहीं, क्योंकि उसका अपना जो इच्छा है ना वो इंजीनियर बनने का है, उसके पास जो स्किल है वो भी इंजीनियर बनने का है। डॉक्टर का स्किल ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है उसके पास में, वो बन ही नहीं सकता। और ऐसे केस में 4-5 साल तो ऐसे निकल जाएंगे उसके प्रिपेयर करते करते, PMT के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते करते। इसीलिए करियर का एक जर्नी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ये आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको सब कुछ पता रहेगा। आप कस्टमर से आप सुनोगे उनको पता है कि नहीं पता है, फिर आप समझ करके खुद एक्सप्लेन करोगे। तो इसलिए हमेशा कस्टमर से कॉन्वर्सेशन करने टाइम में यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम। किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है कि आपको तो मेरा प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, नो, यू हैव टू बी वेरी कूल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आप उसको ऐसे पिच करिए कि वो खुद ही लेना चाहिए। So inform and educate, this is again being expertise of the service of the product जो भी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? आपको खुद ही सारा नॉलेज रहेगा तभी आप दूसरे को एजुकेट कर पाएंगे, कस्टमर को एजुकेट कर पाएंगे इफेक्टिवली दैट दिस प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड फॉर। करियर असेसमेंट बिल्कुल ही बहुत जरूरी है आपके बच्चे के। आप रिसेंट केसेस ले सकते हो, जो अभी कोटा में कुछ बच्चों ने सुसाइड किया था, उसका रीजन अगर आप पीछे मैप अप करोगे ना, तो पेरेंट्स एक दूसरे पेरेंट्स को देखते हैं, वो IIT बन, अरे उसका बेटा IIT इंजीनियर बन जाएगा, तुम क्यों नहीं जाते हो, चलो तुम भी कोटा में जाके पढ़ाई कर लो। पैसा भी अरेंज करते हैं, वो कर्जा लेके बच्चे को वहां पढ़ने भेज देते। बच्चे को करना है कि नहीं वो मतलब नहीं है, भेज देते हैं, बच्चा वहां पे कोप अप नहीं कर पाता है और फिर वो सुसाइड कर लेता है। और एक्चुअली में वो बच्चा खो भी देते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि वो बगल वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई करियर के लिए समझना बहुत जरूरी है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और इतना ज्यादा आप इसको एम्फसाइज कर पाओगे, आप करियर मैनेजमेंट को, करियर काउंसलिंग को सेल कर पाओगे। इट इज जस्ट वन प्रोडक्ट। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो उसका नेसेसिटी कस्टमर के पास नहीं है, तो थोड़ा सा आप बता सकते हो कि ये फीचर्स हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए। कुछ चैट में है क्या? So next step is involve and coordinate। आप इन्वॉल्व होइए कस्टमर के साथ में, उसके प्रॉब्लम को समझिए, उनसे डिस्कस करिए कि आप कि ये चैलेंजेस हैं। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि सर और मैम जिससे भी आपकी बात हो रही होगी, अभी तक आप इस चैलेंज, अगर वो बता रहे हैं आपको कोई चैलेंज, मान लो कि कोई बताता है पेरेंट कि मेरे बच्चे को ना मैथ्स में बहुत ही कमजोर है और मैथ्स में नंबर नहीं आ पाते,
तो आप उनसे डिस्कस करिए कि सर आपने अभी तक मैथ्स इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। फिर वो आपको शायद बता सकता है कि मैंने उसको होम ट्यूशन लगाया है। फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर हो सकता है कि होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और बच्चा खुद से भी कर सकता हो, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। हमारे पास सर्टिफाइड मेंटोर्स हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ये सारे स्किल्स देते हैं और स्टूडेंट खुद से ही करने लगता है। ठीक है, और जब स्टूडेंट खुद से पढ़ता है तो उसका मैथ्स इंप्रूव हो जाता है क्योंकि वो डे बाय डे प्रैक्टिस करता है। तो आप उनके चैलेंजेस को आप किस तरह से सॉल्व करते हो, फिर वो खुद ही बोलेगा अच्छा ऐसे ऐसे है कोई टीचर, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, आप बताइए, मैं डेमो सेशन आपके लिए, आपके बेटे की डेमो सेशन करवा देता हूँ। फिर हमारे पास वो डेमो के लिए हो जाएगा, डेमो में हम कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वो हमारा पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्कस करना विद द कस्टमर इज रियली इंपॉर्टेंट, उनका चैलेंज समझना और चैलेंज का ऐसा सोल्यूशन देना जो और कहीं नहीं है, और अगर है भी तो हमारे पास सबसे बेस्ट। So discuss with them, help them to take a decision, ask them कि क्या हम आपको डेमो दे सकते हैं, अगर डेमो दे सकते हैं तो क्या आप अपना अवेलेबल टाइम बता सकते हैं। बी गाइडेड का मतलब है कि जो वो बता रहे हैं अपने चैलेंजेस, और आपको भी किसी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ का जो प्रोटोकॉल्स है वो भी आपको गाइड किया जाता है। तो कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो सीखा है कि भाई कंपनी का लॉस ना हो, ऐसा ना हो कि 500 रुपीज पर आवर का कोई सेशन है या 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और आप उसको 200 में ही बेच दे रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बिक रहा है। लेकिन अगर कंपनी का 500 रुपए का सामान 200 रुपए में आप बेचेंगे तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी, राइट। तो इसीलिए सारा कुछ बैलेंस करना होता है कि कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और कंपनी का लॉस भी नहीं हो। तो यू हैव टू देन आइडेंटिफाई सिचुएशन कि अच्छा ठीक है, इनको डेमो चाहिए और इनको थोड़ा कम पैसे में चाहिए, तो फिर आप ये सोचो कि हम ऐसा क्या सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि ठीक है इसका एक सब्जेक्ट तो इस कम पैसे में हो जाएगा, लेकिन अगर इनको मैथ्स के साथ में साइंस भी पढ़ना है तो शायद थोड़ा सा उसमें पैसे लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके करना पड़ेगा जिससे कंपनी का भी लॉस ना हो और कस्टमर का वो जो बच्चा है वो भी आगे बढ़ सके। कीप इन टच। आप जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं ना, एक पेपर या रजिस्टर कोई रखिए, वहां पे नोट्स लिखिए इस कस्टमर से मेरी क्या बात थी, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे याद है, तो ब्रेन में इतना याद नहीं रहता है। अगर पेपर में कहीं लिखा रहेगा ना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी प्रमिला नाम के से पेरेंट से बात किया और प्रमिला मैडम से ये बात की, तो वो आप नोट अगर लिखोगे ना तो आप उनको फिर से फॉलो अप कर पाओगे, उनकी सिचुएशन क्या है उसको समझ पाओगे, वहां लिखोगे एंड देन कीप फॉलोइंग। एटलीस्ट 2 follow-ups आर रिक्वायर्ड फॉर एनी कस्टमर। आप कम से कम 2 बार ट्राई करिए, अगर 2 बार के बाद में भी नहीं होता है तो फिर उसको रहने दीजिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2 follow-up है, जो सेकंड follow-up है उसमें बात हो जाए, तो कीप फॉलोइंग। कुछ कॉमन कोल्ड कॉलिंग के मिस्टेक्स हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम रोबोट की तरह बात ना करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट साउंड लाइक अ रोबोट कॉलिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। हेलो, आई एम राहुल, आपको क्या चाहिए, मतलब यू नो दैट एक्सेंट आपको होना चाहिए कि आप रोबोट ना लगे। लुक लाइक अ ह्यूमन, टॉकिंग टू मच एंड नॉट लिसनिंग एनफ। मतलब ये कि आप अपना तो बोलते जा रहे हैं लेकिन कस्टमर का तो कुछ सुना ही नहीं। कस्टमर तो फोन काट देगा, ये दोबारा कभी देखेगा नहीं, तो राहुल ने किससे फोन कर दिया, उठाएगा ही नहीं। तो टॉकिंग टू मच तो करना ही नहीं है। आपका बिल्कुल ह्यूमन अप्रोच, एकदम बिल्कुल सेंसिबल अप्रोच दिखना चाहिए। नॉट कनेक्टिंग द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर जैसा मैंने बताया, जो आपको आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे देगा, दैट इज द राइट पर्सन। अगर कोई और पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट और स्टूडेंट वाली बात है, स्टूडेंट नहीं उठाया तब तो पेरेंट के लिए आप पूछ सकते हो कि आपके पापा घर पे हैं क्या। अगर आप किसी B2B सेगमेंट में हैं, कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को सेल कर रहे हैं या किसी कंपनी का मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो राइट पर्सन है उसको खरीदने वाला, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो डिसीजन मेकर है, जो पैसे देगा। ओपनिंग विथ हाउ आर यू डूइंग टुडे। अगर आप फोन उठाए और बोले हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, वो पहले काट दे। तो बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं करना हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है।
नेक्स्ट इज आस्किंग इज नाउ अ गुड टाइम। सबके पास बहुत बिजी लाइफ है, किसी के पास टाइम नहीं है ये फाइंड आउट करने की गुड टाइम है कि बैड टाइम। अगर आपको कुछ बेचना है ना, वो हमेशा ही गुड टाइम है। कस्टमर के लिए पैसा जाएगा तो उसका बैड टाइम होगा, लेकिन ये एम्फेसाइज करना ही नहीं है कि इज नाउ अ गुड टाइम। अब वो सोचेगा कि हमारा तो पैसे जाने वाला, तो बैड टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये पूछना ही नहीं है इज इट नाउ अ गुड टाइम। ओवर एपोलोजाइजिंग, मतलब अब आपने कॉल किया और उसके बाद में आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, शायद कुछ ऐसा होगा जो आप मिस कर गए बताने के लिए, और उसने वेबसाइट पे देखा कि ये फीचर्स है और आपने कॉल किया था तो वो कुछ मिसमैच दिख रहा होगा। तब आप बात कर रहे हैं फॉलो अप कॉल में और आप ओवर अपोलोज, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी, ये बिल्कुल नहीं। कुछ डू एंड डोंट्स है फॉर कोल्ड कॉलिंग। आपको बिल्कुल पोलाइट होकर बात करना है, बहुत ऑनेस्ट रहना है, और जब आप जिसको भी कॉल कर रहे हैं उनका नाम बोलना है, जो भी उनका नाम मैम। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, मैम लाउडली आ रही मैम। ओके, आपको कुछ पूछना है? Okay, anyways, so you have to be very polite, very honest, and whenever you're talking to the customer, use their name. आप उनका नाम लेके बोलिए, हेलो मिस्टर ऐसे करके नहीं बात करते हैं, जो भी नाम है, हेलो प्रमिला जी, या जो भी नाम हो सकता है वो नाम आपको बोलना है। आप सुनने का बिल्कुल ध्यान देंगे, यू हैव टू गिव फुल अटेंशन कस्टमर क्या आपसे बोल रहा है। टेक ओनरशिप, जो प्रोडक्ट और जो भी सर्विस की आप सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, एंड यू हैव टू टेक दैट ओनरशिप कि हाँ मुझे सब पता है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, राइट? मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ। आपको अगर कोई कोर्स किसी को पढ़ना है, करियर असेसमेंट है, या आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी प्रोडक्ट मतलब सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी को डिजिटल मार्केटिंग ही करवाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना है, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास नॉलेज है। यू हैव टू टेक दैट ओनरशिप कि हम आपको बिल्कुल वो सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप ढूंढें। एंड देन डोंट में आता है कि डोंट बी नेगेटिव। आप पहले ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट से कॉल करेंगे तो कर ही नहीं पाए। फिर आपको एक्सक्यूजेस नहीं करने हैं कि आई एम एक्सक्यूज मी, जैसे कि मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ, एक्सक्यूज मी, मतलब पहले कॉल आपने किया और फिर बीच में कह रहे हैं कि ओके एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग अ कॉल, आई विल कॉल यू बैक लेटर। ऐसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है। एंड पास द ब्लेम, मतलब हो सकता है आपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने में कुछ मिस कर गया हो, लेकिन आप बोलेंगे कि मेरे सेल्स मैनेजर ने तो मुझे बताया नहीं था। तो डोंट पास द ब्लेम टू द सेल्स मैनेजर, यू शुड बी एक्सपर्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग। ये वेबसाइट के मेरे लिंक्स हैं, जो जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब एंड फॉलो बैक नहीं किया है, आप प्लीज कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारा कोर्स या हमारा कोई भी प्रोडक्ट को सेल्स एंड मार्केटिंग करेंगे तो आप टैग करेंगे तो वो जल्दी ही सोशल मीडिया में सेल होता है। तो दीज लिंक्स जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे, मैं फिर से दे दूंगी, बट प्लीज डू दैट। शाइन प्रोजेक्ट्स का जो बिजनेस डेवलपमेंट रेफरल कोड है, उन्होंने उसमें कोड से अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जो करियर असेसमेंट का प्रोडक्ट है उस पर आपको लीड कॉलिंग स्टार्ट करनी है। जिनके पास कोड नहीं है वो मेरे से प्लीज ले लीजिए। जो आज का असाइनमेंट है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कोल्ड कॉलिंग। खूब सारा प्रैक्टिस करिए, अपना इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बनाइए, आपको जो सेल करना है उसका पूरा नॉलेज रखिए, एंड स्टार्ट कॉलिंग द लाइव केस लीड्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग फॉर द शाइन प्रोजेक्ट, करियर असेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग। और जो कोड है जिनके पास नहीं है वो मेरे पास से प्लीज ले लीजिए। और जो अजय जी के कैंडिडेट्स हैं वो मुझे पर्सनली प्लीज इससे बता दीजिए, फिर मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताऊँ। एंड दैट्स द एंड। सो अ वेरी great big thank you to everyone to give your busy time of approximately 1 hour with me and learning a lot, and I hope you are having some questions. कुछ questions होने चाहिए आपके पास में पूछने के लिए। भाव्या निधि,
कुछ तो बोलो, कुछ क्वेश्चन पूछो। नो डाउट मतलब नो स्टडी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। यस मैम। हाँ, नो डाउट मतलब नो स्टडी भी होता है। मैम अभी डाउट है नहीं, हर कुछ पूछेगा आप बोलोगे कि मैं डाउट में सॉल्व करिए। ओके, सो फिर मैं ये समझती हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं है। द न्यू कैंडिडेट फ्रॉम अजय जी, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं है तो मैं सेशन वाइंड अप करती हूँ, और कुछ अगर डाउट फिर भी रह जाते हैं तो पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, बाय एंड गुड नाइट। I will share the leads by tomorrow, and then by that time be prepared with the FAQs of Shine project। उसमें सारा आपका दिया हुआ है कि कैसे कॉल करना है, क्या बोलना है, करियर असेसमेंट क्यों जरूरी है, और उसमें वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ना ब्रॉशर हर रिपोर्ट का सैंपल है, तो आप पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अगर आपकी बात बनती है कि हाँ उन्हें समझना है कि कैसे रिपोर्ट आते हैं। ठीक है, so now I am just